ठंड में शॉल बेचने वाली गरीब देवरानी। शॉल ले लो, शॉल, गर्मा गर्म शॉल ले लो। शॉल, ऐसी ऊन की शॉल आपको कहीं नहीं मिलेगी। शॉल ले लो, शॉल। निहारिका ठंड में बाजार के अंदर एक नुक्कड़ पर बैठकर शॉल बेच रही होती है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ भी सुन्न होने लगे हैं। कितने का है एक शॉल? ज्यादा महंगा नहीं है बहन, केवल 100 रुपए का एक है। बढ़िया ऊन से बनाया है, मैंने खुद बनाया है। अच्छा, बोल तो सही रही हो, क्वालिटी तो अच्छी खासी लग रही है। चलो मुझे एक दे दो। ये लो बहन। तभी एक कार में बैठी अमीर औरत ये सब वहां से गुजरते हुए देख लेती है। ड्राइवर, कार को रोको। संतोष कार से निकलती है। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे ये नुक्कड़ पर बैठने वाले लोगों की वजह से दुकान वालों का कितना नुकसान हो रहा है? तुम लोग ये फालतू की लोकल चीज बेचते हो जिसकी कोई क्वालिटी तक नहीं होती। अरे चूना लगा रही है ये औरत तुम्हें। तो ये बात है, तुम मुझे चूना लगा रही थी। चलो मेरे पैसे वापस दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये लोकल शॉल। बहन ऐसी बात नहीं है, ये शॉल मैंने ही बनाया है, खुद अपने हाथों से ऊन से बनाया है, बहुत अच्छा है। ममता उसकी एक नहीं सुनती और अपने दिए हुए पैसे उसे वापस ले लेती है, जिसके बाद संतोष भी वहां से चली जाती है और निहारिका मायूस हो जाती है। इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से पता नहीं क्यों किसी न किसी वजह से मैं पैसे भी कमा ही नहीं पा रही हूँ। आखिर ऐसा और कब तक चलता रहेगा? मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा? निहारिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उस बेचारी को कोई जीने ही नहीं दे रहा था, मानो जैसे सारी मुसीबत उसी के नसीब में लिखी हो। लेकिन ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था और उसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आओ निहारिका, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। बेशक बहू गरीब परिवार से है, लेकिन देखो तो सही, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, आखिर मेरे गांव से जो आई है। अरे अब हमें यहीं पर खड़े रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? वैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ हाँ अंदर आओ, अभी तो इसकी शादी की बाकी रस्में भी होनी है। सविता इस तरह अपनी नई छोटी बहू को घर के अंदर बुला लेती है। सविता पहले दिन से ही अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार देती है। ये सब देखकर श्वेता को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। आज से पहले तो माँ जी ने इतना प्यार मुझे कभी भी नहीं किया जितना कल की आई हुई बहू रानी पर दिखा रही है। श्वेता हर छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने लगती है। तो वहीं कुछ ही दिनों में सविता के पति मनोहर की ठंड से मृत्यु हो जाती है और श्वेता इसी बात का फायदा उठाकर अपनी सास के कान भरती है। हे भगवान, कैसे मनहूस पैर लेकर आई है देवरानी जी। देखा माँ जी, इसके आते ही बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। तुमने सही कहा, ये सब इसी की मनहूसियत से फैला है, वरना इससे पहले तो अच्छे खासे थे मेरे पति इस घर के अंदर। उस दिन के बाद से सविता अपनी छोटी बहू से नफरत करने लगती है, लेकिन निहारिका फिर भी सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती है। बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सही कहा भाई, आज तक तो श्वेता ने भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। अच्छा, तो अब ये मेरी जगह लेना चाहती है। अब तो मैं इसको बताऊंगी कि मेरी जगह लेने पर क्या होता है। इतना खास भी नहीं बनाया है जितनी तुम दोनों ने तारीफ कर दी। ये हुई ना मेरे मन जैसी बात। माँ जी, बस आप ही बहुत अच्छी हो इस घर के अंदर। जिठानी अपनी देवरानी के बारे में ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से वो निहारिका के बनते बनते कामों को बिगाड़ने लगती है, जैसे धुले हुए कपड़ों की रस्सी को काट देना, तो कभी अच्छे स्वादिष्ट खाने के अंदर नमक मिर्ची तेज कर देना, जिसकी वजह से सविता निहारिका को डांटने लगती है। आज फिर से तुमने खाने में इतनी तेज मिर्च कर दी, और कल के कपड़े देखे हैं तुमने, कितने गंदे हैं। अरे सारे कपड़ों में धूल मिट्टी है, इस तरह से काम करोगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, मैं तो कोई गलती नहीं करती हूँ, पता नहीं काम कैसे बिगड़ जाते हैं। कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता इस तरह अपनी छोटी बहू को धमकाकर वहां से चली जाती है। बेचारी निहारिका को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसी दिन अनुराग को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है और बाहर से शराब पीकर घर आ जाता है। आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा बिजनेस करने वाला कोई नहीं, मैं किसी से हार नहीं सकता। अनुराग नशे की हालत में जब घर आता है तो उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर श्वेता अपनी सास से कहती है,
देख रही हो माँ जी, बस ये दिन देखने के लिए ही रह गए थे। और कौन हो सकता है इसके पीछे? ये सब कुछ किया धरा देवरानी का ही है, वरना आज तक देवर जी पीकर घर पर नहीं आए। कहा तो सौभाग्यवती समझकर इसे इस घर के अंदर लेकर आई थी, लेकिन इसने तो सारे ही भाग्य फोड़ दिए इस घर के अंदर आकर। सविता परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निहारिका गर्भवती हो जाती है और उसे अभी तीसरा चौथा महीना चल रहा था। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में उसका पुराना दोस्त रूपक मिलता है। रूपक, तुम यहाँ? क्या हुआ? बड़ी परेशान नजर आ रही हो। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, उससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे छुड़ाऊं। वैसे अब तो मिल ही गई हो तो मेरी एक मदद कर दो। उसके सामने मेरी मंगेतर बनने की एक्टिंग कर देना, फिर वो मेरा पीछा छोड़ देगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। इस तरह रूपक निहारिका को मनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसे अपनी मंगेतर बनाकर ले जाता है। ये सब श्वेता देख लेती है और उसी समय वो निहारिका का वीडियो बना लेती है। घर में सावित्री और बाहर बसंती, देखो तो इसके दो रूप। आज ही इसकी सारी सच्चाई माँ जी और देवर जी को बताती हूँ। घर पहुंचते ही श्वेता अनुराग और अपनी सास को बेचारी निहारिका के बारे में भड़का देती है, जिसके बाद निहारिका जब घर लौटती है तो अनुराग उसे गुस्से से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर में। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम फ्रॉड हो, तुम जैसी धोखेबाज औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। थोड़ा तो तरस खाइए। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? निहारिका रोने लगती है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और ना तो उसके ससुराल में उसकी कोई जगह थी और ना ही अब वो अपने मायके लौट सकती थी। हे भगवान, ये तो मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? आखिर मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है तू? निहारिका को ठंड लगने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। ठंड से बचने के लिए वो उसके अंदर चली जाती है। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख भी लगी है। ये झोपड़ी भी पता नहीं किसकी है। तभी निहारिका को उस झोपड़ी में एक डिब्बे के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी ऊन और ऊन की सुई दिखाई देती है। भूख का तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन ठंड से बचने का तो इंतजाम हो ही सकता है। मुझे मेरी माँ ने ऊन से बहुत कुछ बनाना सिखाया था, लेकिन फिलहाल मुझे एक गर्म शॉल की जरूरत है। निहारिका रात में ऊन लेकर बैठ जाती है और अपने लिए एक शॉल बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वो सुबह तक अपने लिए एक बहुत सुंदर और प्यारा शॉल बना लेती है। अरे, मैंने तो अभी थोड़ी सी ही ऊन ली थी और इतना प्यारा शॉल बना दिया। अभी तो यहाँ बहुत सारी ऊन है, क्यों ना मैं इससे ऐसे ही प्यारी प्यारी शॉल बनाकर बेचूं? निहारिका अब दिन रात उनकी शॉल बनाकर मेहनत करती है और शॉल बनाकर बाजार में बेचने लगती है। कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ तक आज आई हूँ। अभी तो मुझे अपने आने वाले बच्चे को भी पालना है। निहारिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां पर सोशल वर्कर्स लेडीज आती हैं। अरे ये शॉल तो बहुत अच्छी और गर्म लग रही है। क्या ये तुमने बनाए हैं? हाँ, ये मैंने बनाए हैं, लेकिन कोई ने खरीद ही नहीं रहा। देखो, हम सोशल वर्कर हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, और अभी हमें कोई ऐसा ही चाहिए था जो हमारे इस काम में मदद कर सके। अगर मैं तुम्हें बहुत सारी शॉल बनाने का ऑर्डर दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? यह सुनकर निहारिका बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो काम करने के लिए हाँ कर देती है। वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे शॉल बनाकर वैजंती और कैलाशनी को दे देती है, जिसके बाद वो निहारिका को पैसे दे देती है। उन पैसों से वो अपने लिए एक पक्का किराए का मकान ढूंढती है और अपनी जरूरत के सामानों को ले आती है। ऐसे ही अब वो शॉल बनाकर कैलाशनी और निहारिका को बेचती रहती है, जिसके चलते उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन वो एक बेटे को जन्म देती है। मेरा बेटा, आखिरकार मैंने इसे जन्म दे ही दिया। चिंता मत करना बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। निहारिका अकेले ही अपने बेटे को पालती है और इसी प्रकार अब वो एक शॉल की दुकान भी खोल लेती है, जो बहुत अच्छे से चलती है, और वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।